अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलें जी, वेलकम टू वीडियोलॉजी। और अब हम पढ़ रहे हैं, इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे हैं आगे ये वाला जो है ना, ये वाली वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़ू 103 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटिक्स। ये हम स्लाइड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम मॉड्यूल जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, मॉड्यूल नंबर 9, राइट। तो उससे हम करते हैं कंटिन्यू। चलें भाई, ये मॉड्यूल नंबर 9 में आपको इसका स्टार्ट भी दिखा देती हूँ, इसका एंड भी दिखाती हूँ। ये स्टार्ट है, अभी स्टार्ट हुआ हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पर इस टॉपिक पर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हमने पढ़ लिया था सिम्पसन तक। सिम्पसन ने जो है वो क्या क्या कुछ कहा था उस तक पढ़ लिया था हमने, कि मतलब उसने कहाँ तक क्या हुआ था। उसने हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि उसने जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा था किस पे, टेक्सोनॉमी। किसकी टेक्सोनॉमी पे लिखा था उसने? फॉसिल्स और एक्सटिंक्ट मैमल्स। ऐसे फॉसिल्स पर और एक्सटिंक्ट मैमल्स पर, वो वाले एनिमल्स जो कि नायाब हो जाते हैं, उन पर उसने सिम्पसन ने बहुत ज़्यादा लिख दिया भाई। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी, फ्रेडरिक। अब जिस साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस है ना, वो अब यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। पहला था सिम्पसन हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में, अब दूसरा है फ्रेडरिक स्मिथ। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। अब फ्रेडरिक स्मिथ वर्कड इन द जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम फ्रॉम 1849। अब यहाँ से हमें एक और बात भी पता चलती है, वो जनरल बात है, मतलब कि हम लोग जूलॉजी पढ़ने के बाद जूलॉजी के म्यूजियम में भी जाकर के जॉब कर सकते हैं, ठीक है, एज अ साइंटिस्ट और एज अ वर्कर। अच्छा, अब देखें, अब हमने इसने क्या किया हुआ, इसने क्या किया, इसने ये वर्क करता था, ये वाला साइंटिस्ट फ्रेडरिक स्मिथ, ये वर्क करता था किसमें? जूलॉजी डिपार्टमेंट में। किसके जूलॉजी डिपार्टमेंट में? ब्रिटिश म्यूजियम के। और इसने कब से स्टार्ट किया? 1849 से, ठीक है। तब इससे ये वहाँ पर वर्क करता है। ही पब्लिश फ्रॉम 1851 to 1870 ऑन एंड टेक्सोनॉमी। मतलब उसने आंट की टेक्सोनॉमी पर जो है वो लिखा। क्या बहुत सारी बुक्स लिखी होंगी उसने फिर रिसर्च वगैरह की होंगी, और उसके बाद फिर उसने लिखा उसके ऊपर। तो 1851 में लिखा उसने, और उससे लेकर के 1870 तक उसने लिखा। किस पर लिखा था उसने? आंट टेक्सोनॉमी पर लिखा, सही हो गया। आंट की क्लासिफिकेशन पर उसने लिखा, सही। उसके बाद फिर ड्यूरिंग द 28 years ऑफ हिज एक्टिविटी ही डिस्क्राइब 25 जनरा। अब उसने क्या क्या डिस्क्राइब किया उसने? 28 years ऑफ हिज एक्टिविटी। उसने वो एक्टिविटी लिखने का जो उसने काम किया, उसकी ड्यूरेशन क्या थी? 28 years, सही हो गया। और ही डिस्क्राइब 25 जनरा, उन्हें 25 जनरा को डिस्क्राइब किया उसमें। उसके अलावा 702 स्पीशीज़, 702 स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया। और उसके अलावा उसने डिस्क्राइब किया एंड सब स्पीशीज़ ऑफ विक एंड सब स्पीशीज़ ऑफ विच एयर। अच्छा, और इसकी जो है वो सब स्पीशीज़ को इसने जो है वो डिस्क्राइब करा। चलो ठीक हो गया। मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे ऊपर ले आई हूँ, इसे पढ़ लेते हैं ऊपर। हाँ जी, हमारे फ्रेडरिक आ जाना चाहिए। फ्रेडरिक को ये रहे हमारा फ्रेंड। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी किताबें लिखी। किताबें किस पर? जो इनका लिखने का पीरियड था वो कितना था? 28 years। और उसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिविटी में क्या क्या कुछ बताया, उन किताबों में डिस्क्राइब किया 25 जनरा और 702 स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ ऑफ विच है। अच्छा, तो इन्होंने इन सब की जनरल और सब स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो हम उसके बाद आते हैं अगला साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन किसमें? हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में। अब पढ़ते हैं इसके क्या है। थॉमस ई मिटलर। अच्छा, थॉमस ई मिटलर, अच्छा ठीक है, वॉज एन ऑस्ट्रियन एंटोमोलॉजिस्ट। अब एंटोमोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आंट के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, और आंट के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी करता है, जो उसे कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। अब उसके अब
ये था ऑस्ट्रियन एंटोमोलॉजिस्ट, सही हो गया। ही वर्कड ऑन हिस्ट्री ऑफ हायर टेक्सोनॉमी एंड ऑल्सो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। अब उसने इंसेक्ट्स के जो है ना, इसने काम क्या किया, इंसेक्ट्स की हिस्ट्री पर काम किया और हायर टेक्सोनॉमी पर भी। हायर टेक्सोनॉमी में जो इंसेक्ट्स की हिस्ट्री थी उसमें काम किया, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, और क्लासिफिकेशन भी की इंसेक्ट्स की, सही हो। उसके अलावा मेयर इन 1982, अब ऊपर वाले में सन तो नहीं था लिखा हुआ ना इसमें, हाँ इसमें कोई सन वगैरह नहीं लिखा उसकी कंट्रीब्यूशन का, इसमें 1982 में इसमें सन लिखा हुआ है। मेयर इन 1982 प्रोवाइडेड आर डिटेल्स ऑफ वेरियस पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। अच्छा ठीक है, मेयर ने क्या किया था 1982 में, प्रोवाइड किया एक डिटेल्स ऑफ वेरियस पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। बहुत सारे टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री के जो पीरियड्स थे उनको उसने डिटेल प्रोवाइड की। उसके बाद हिज वर्क कंट्रीब्यूटेड टू द कंसेप्चुअल रेवोल्यूशन। उनका वर्क जो था ना वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू द कंसेप्चुअल रेवोल्यूशन दैट लेड टू मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब देखो जो उनका काम था ना वो कंसेप्चुअल था, कंसेप्चुअल रेवोल्यूशन था, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बेस करता था, सही है। एक तब्दीली थी, एक काम था, एक स्टडी थी, वो क्या थी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी थी। उसने क्या फॉलो किया, उसने जो है वो गाइडलाइन दी, उसने गाइड किया, उसने लीड किया। किसको लीड किया, उसने लीड किया हमारी आजकल की मॉडर्न, मतलब आजकल जो हमारे पास जदीद जो एवोल्यूशनरी सिंथेसिस है वो किसकी सिंथेसिस, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। इसका मतलब है कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक जो है ना आजकल चल रही है, इसकी एवोल्यूशनरी सिंथेसिस जो आजकल चल रहा है ना, इसकी बेस क्या बनी, कंट्रीब्यूशंस जो है ना किसकी कंट्री, मेयर की 1982 में कंट्रीब्यूशन वो क्या थी, कंसेप्चुअल रेवोल्यूशन। तो ये जो है ना इसकी बेसिस बनी आजकल की जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स है उसकी बेसिस बनी, सही हो गया। अब हमें इतना तो समझ में आ गया, मुझे इतना यहाँ तक यही समझ आ रहा है। आप लोगों को क्या समझ आया, आप लोगों ने ये मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको सही समझ में आ रहा है कि नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी में मेयर डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी इन 4 पीरियड्स। अब उसे 4 पीरियड्स में पार्ट्स में हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी को डिस्क्राइब किया, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। अब देखते हैं फर्स्ट पीरियड जो था ना हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी का, वो स्टडी ऑफ लोकल फौना, स्टडी ऑफ लोकल फौना, ठीक है। लोकल का मतलब होता है आम और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। हमने पीछे पढ़ कर आए हैं फ्लोरा और फौना, 2 टर्म्स। फ्लोरा का जो है वो टर्म प्लांट्स के लिए यूज़ होती है और फौना जो है वो टर्म एनिमल्स के लिए यूज़ होती है। तो अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, बात हो रही है एनिमल्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सेवरल अर्ली ग्रीक स्कॉलर्स नोटेबली हिप्पोक्रेट्स enumerated the types of animals but he did not classify। अच्छा, सेवरल अर्ली ग्रीक स्कॉलर था, पहले के जो बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स थे, ग्रीक के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने नोटेबली हिप्पोक्रेट्स, खास तौर पर हिप्पोक्रेट्स जिन्होंने इन्यूमरेटेड द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इन्होंने बताया, इन्होंने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, टाइप ऑफ एनिमल्स बताएं, बट ही डिड नॉट क्लासीफाई, बट उसने क्लासीफाई नहीं किया था, इनको सिर्फ टाइप्स बताई थी, उनको अलग अलग से क्लासीफाई स्पेसिफिकली इनको नहीं किया था इसको। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद फर्स्ट पीरियड का ही स्टडी ऑफ लोकल फाना यही चल रहा है अभी। एरिस्टोटल नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रेफर टू द मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। अच्छा ठीक है, बर्ड्स, फिशेस। उसने एरिस्टोटल आया, उसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसने क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने क्लासीफाई किया था एनिमल्स को मेजर ग्रुप्स में, ठीक है। कौन से मेजर ग्रुप, बर्ड्स, फिशेस, वेल्स, इंसेक्ट्स, सही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या, अच्छा इसके बाद एरिस्टोटल ऑल्सो मेड डिस्टिंक्शन इन इंसेक्ट्स, उसने डिस्टिंक्शन भी बताई इंसेक्ट्स में, सही हो गया। ही फर्स्ट यूज द फॉलोइंग टर्म्स, सीलोप्टेरा। अच्छा, उसने सबसे पहले ये वाले टर्म्स यूज़ किए, सीलोप्टेरा एंड डायप्टेरा। अच्छा ठीक है, ये एरिस्टोटल ने इंसेक्ट में पहले तो डिस्टिंक्शन बताई, उसके बाद उसने ये 2 टर्म्स
जो है वो यूज़ की सबसे पहले सिलोप्टेरा और डायप्टेरा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आगे है इंसेक्ट्स को मैंडिबुलेट और होस्टेलेट। अच्छा, इंसेक्ट में उसने दो बातें बताई, दो टाइप्स बताई, मैंडिबुलेट और होस्टेलेट। मैंडिबुलेट से मेरा ख्याल है कि जो जिनके पास जॉज होंगे मैंडिबल होगा, और होस्टेलेट हो सकता है कि जिनके पास जॉज नहीं होंगे मैंडिबल नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, नाम से तो इतना ही समझ आ रहा है, आगे देखते हैं क्या। अच्छा, ही एस्टेब्लिश्ड न्यूमरस कलेक्टिव कैटेगरीज और जेनरा यूजिंग डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसने इस्टेब्लिश किए, बनाए न्यूमरस बहुत सारे कलेक्टिव जेनरा, बहुत सारी कलेक्टिव कैटेगरीज, बहुत सारी ग्रुप्स, इकट्ठे ग्रुप्स बनाए इसने, कैटेगरीज बनाई है अलग अलग, ठीक है, बहुत सारे, और जेनरा, और या फिर उन कैटेगरीज को हम जेनरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यूजिंग डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर, और उन कैरेक्टर्स को इसने यूज़ किया जो कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिफरेंट बताया था, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, अलग अलग बता रहे थे उनको, ठीक है। अब जैसे ब्लडेड, ब्लडलेस, 2 फुटेड, 4 फुटेड। अब ये देखें, ब्लडेड और ब्लडलेस में फ़र्क है ना, इसके पास ब्लड है, इसके पास ब्लड नहीं है, ये फ़र्क हो गया इन दोनों में, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गए, ठीक है। एक डिफरेंस की बेस पर इनको कैटेगराइज किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है 2 फुटेड और 4 फुटेड, ये भी डिफरेंस हो गया, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास अरिस्टोटल मेड फर्दर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। अरिस्टोटल ने एनिमल की फर्दर कैटेगरीज बनाई। हिज थिंकिंग डोमेन डोमिनेटेड फ्रॉम फॉर नेक्स्ट 2000 ईयर्स। अब उनकी थिंकिंग जो थी वो डोमिनेट रही, मतलब सबसे ऊपर रही। डोमिनेट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जो बात मानी जाए, जिस बात को फॉलो किया जाए, ठीक है, सबसे ऊपर जो कुछ रहता है उसको कहते हैं डोमिनेटेड रही, सबसे ऊपर रही फॉर द नेक्स्ट 2000 ईयर्स, 2000 सालों तक उसकी डिस्कवरी के, उसकी जो है ना डिस्कवरी, ये उसका जो काम है वो डोमिनेट रहा, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ नो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर रिकॉग्नाइज्ड। उसकी डेथ के बाद कोई भी क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो नहीं रिकॉग्नाइज किया गया, नहीं बताया गया। अब उसने कैसे बताया, क्या बताया, एनिमल्स विद शेल, विदाउट शेल, हेयरी, फेदर्ड, विंग्ड, विंगलेस। अब देखिए एनिमल्स में उसे 3 कैटेगरी बताई, विद शेल, हेयरी और विंग। और इनके डिफरेंशिएट ग्रुप जो है ना, जिस ग्रुप से इनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इसी के डिफरेंस के बेस पर ही अलग दूसरा ग्रुप इनके सामने कंपैरिजन में उसने रखा, जैसे कि विद शेल, विदाउट शेल। शेल का जिक्र है ना इसमें भी शेल का जिक्र है, इसमें जो है वो शेल प्रेजेंट है, इसमें जो है शेल प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर बेसिस हेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पर फेदर प्रेजेंट है, यहाँ पर हेयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर फेदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद विंग्ड है और विंगलेस, यहाँ पर विंग प्रेजेंट है और विंग प्रेजेंट नहीं है। कैटेगरीज हो गई जो एरिस्टोटल ने डिस्कवर करी, उसने बताई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी में हमारे पास नेक्स्ट आ गया है फ्रॉम 1551 रैपिड प्रोग्रेस स्टार्टेड इन नॉलेज अबाउट एनिमल्स। क्या देखो, रैपिड प्रोग्रेस स्टार्टेड इन नॉलेज अबाउट एनिमल्स, देयर आर 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन फर्स्ट पीरियड। अच्छा, अब देखें जनाब, इन्होंने बोला है कि 1550 से रैपिड प्रोग्रेस जो है वो एनिमल्स के नॉलेज के अबाउट स्टार्ट हो गई। तो जो सोए हुए साइंटिस्ट हो गए वो जाग गए होंगे और वो काम करने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। या फिर न्यू साइंटिस्ट ने आकर के पिछले वालों का काम उठाकर देखा होगा और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया होगा, इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, तो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन और अपवर्ड क्लासिफिकेशन, 2 कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई, डाउनवर्ड और अपवर्ड। ये देखें, देयर आर 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट पीरियड, कौन सी, डाउनवर्ड और अपवर्ड, एक डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड में क्या होगा, अपर से हायर लेवल से लोअर लेवल तक आ रहे होंगे, और अपवर्ड में क्या होगा, लोअर लेवल से हायर लेवल तक जा रहे होंगे, सही है। ऊपर हमने लेवल्स पढ़े थे ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये वाले, उसी तरह से मुझे इसमें समझ आ रही है, सही, मुझे तो यही समझ आ रहा है इससे, ठीक है। आगे चलते हैं टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन लोकल फौना रीच्ड इट्स पीक बाय द वर्क ऑफ लिनेयस। अब उन्होंने बोला है कि टेक्सोनॉमी जो है ना बेस्ड ऑन लोकल फौना, जो टेक्सोनॉमी लोकल फौना पर बेस करती थी, वो अपने हाईएस्ट पीक पर कैसे गई, किसके काम से गई, लिनेयस के काम से, कार्लस लिनेयस, ठीक है ना, इसका नाम याद रखना हमने। और 1707 और 1778 इसकी
जो है वो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। चलो सही हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर आ गया डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन आर। अब यहाँ पर बताया हुआ कि डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे होती है और क्या होती है। एनिमल्स हैं यहाँ पर, उनको डिवाइड कर दिया ब्लडेड और ब्लडलेस में। ब्लडलेस को फर्दर डिवाइड कर दिया हेयरी में और नॉन हेयरी। ठीक है, ये डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिकल डिवीजन विच कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग द लार्जर ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिकोटोमी इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। देखिए मैंने आपको बताया था लार्जर ग्रुप से स्मॉलर ग्रुप की तरफ जाने को डाउनवर्ड जो है वो क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिकल डिवीजन के ऐसे प्रिंसिपल्स which consist of dividing the larger groups based on dichotomy into smaller group for example animals। अब ये लार्ज ग्रुप है ना एनिमल्स का। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी, तो अब वो उस लोएस्ट कैटेगरी तक जाएंगे तो वो एक पूरा एक ट्री टाइप बन जाएगा। वो ट्री जो है ना डाउनवर्ड होगा, तो उसे कहेंगे डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन। सही हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया एनिमल्स। लिनेयस adopted the principle of downward classification in 15th edition of his book Systema Naturae। ओके, सिस्टमा नेटूरे जो लिनेयस की जो बुक थी उसमें उसने अडॉप्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन इन 15th एडिशन ऑफ हिज बुक। इस बुक के 15 एडिशन में इसने जो है वो अडॉप्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन। सही हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ही फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइड बायनोमियल नोमेनक्लेचर टू एनिमल किंगडम। हाँ, हमने पीछे वाले टॉपिक्स में इसका पढ़ा है ना बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो वही है, वही काम इसने किया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया, मतलब कि एनिमल्स को अलग अलग नाम दिए। ठीक है, कुछ कैटेगरीज के बेस पर उसके दो तो उस नाम पे दो पार्ट्स होते हैं, जीनस होता है और स्पीशीज। सही। Linnaeus idea was largely acceptable for the classification of insects। अब Linnaeus का आइडिया जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, यूनिवर्सल टाइप का, मतलब सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड लोअर वर्टिब्रेट्स, वर्मीज। अब इसमें भी कोई ड्रॉबैक हो सकता था ना, वो भी तो इंसान था, उसने इतना कुछ दिया तो कुछ ना कुछ तो मसला होगा ना उसके काम में भी। तो अब इस क्या हुआ कि एक्सेप्ट नहीं किया, किसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या देखें, लिनेयस आइडिया लार्जली एक्सेप्टेबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। अब इन्होंने कहा है कि इंसेक्ट्स के लिए जो है ना इसका आइडिया परफेक्ट था, बहुत अच्छे से सबने एक्सेप्ट किया, लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बट बर्ड्स की क्लासिफिकेशन के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। बर्ड्स के लिए, एम्फीबियंस के लिए और लोअर वर्टिब्रेट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल वर्मीज, इनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है आगे, ठीक है, बफन आ जाता है जी हमारे पास। बफन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इन्होंने जो एक रास्ता बनाया है किसके लिए, बायोलॉजिकल स्पीशीज के कॉन्सेप्ट के लिए, बाय यूजिंग स्टेरिलिटी बैरियर्स इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस एज द स्पीशीज क्राइटेरिया। अच्छा, बफन ने क्या किया, प्रिपेयर किया, एक रास्ता बनाया बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का बाय यूजिंग स्टेरिलिटी बैरियर्स। अच्छा, उसने स्टेरिलिटी बैरियर्स को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस एज द स्पीशीज। हाँ, उन्होंने जो है वो कुछ के इन कैरेक्टरिस्टिक को हटाकर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को प्रेफर किया, जैसे कि कौन से कैरेक्टर, स्टेरिलिटी बैरियर्स के वाले कैरेक्टरिस्टिक को प्रेफर किया एक रास्ता बनाने के लिए बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, ये तो इतना ही समझ आ सॉरी। अब चलते हैं आगे जो है वो मॉड्यूल 12 शुरू हो रहा है, लेकिन हिस्ट्री और टेक्सोनॉमी अभी भी हमारा रहता है। हम देखते हैं कहाँ पर एंड होगा, कौन से मॉड्यूल पर एंड होगा। अब ये चला जा रहा है। देखते हैं कि कहाँ तक एंड होगा इसमें। ये जनाब ये होगा एंड, ये 12 वाले मॉड्यूल पर एंड होगा। ये मॉड्यूल जो है ना बहुत टाइम लेने वाला है, तो इसीलिए हमने अब 9, 10 और 11 मॉड्यूल इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो 12 नंबर वाला मॉड्यूल है ना उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अब 12 नंबर वाला जो मॉड्यूल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ये जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, ठीक है, अब हमने बफन तक पढ़ लिया। अब आगे हम जो है ना बफन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है,
अगला जो है ना अगला मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट ऑन इट and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.